ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖੇ ਨਗੀਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖੇ ਨਗੀਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਪਦੇ ਵੇਖੇ खिलाड़ियों की जो मैदान में परफॉर्मेंस है उसमें एक रोल साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा उस पर लोग बात कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे जब जाता हूँ तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं कि अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाए। नेशनल टीम में जगह बनाना बिल्कुल मुमकिन और नहीं है। टैलेंट भी होता है सर। कंडीशन करके लोगों को सपोर्ट टीम को करना चाहिए। यानी ये एक देखने में आती है कि जब टीम जीतती है तो बहुत तारीफें और जब हार जाती है तो फिर बहुत ही बुरे अल्फाज। बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो बर्नआउट हो जाते हैं कि वो इस कदर प्रैक्टिस करते हैं कि उनका जिस्म अंदर से जल बुझता है और फिर उसका हाल उनको जो बताया जाता है कि जी आप आराम करें वो भी गलत है। दिल कैसे चलता है? दिल धड़कता है जी और फिर दिल Relax रिलैक्स होता है। करता है, फिर दिल धड़कता है फिर वो रिलैक्स करता है। लोग समझते हैं दिल सारी उम्र पे धड़की जाता है। हफ्ते के रोज़ हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आप एडिक्शन काउंसलिंग की फील्ड में को 50 साल से अधिकार साहब को हुआ काम करते हुए लाखों ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बदला। 11,000 से ज़्यादा आपकी वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सर्कुलेट होती हैं। फिर ऐसी बेशुमार किताबें हैं जिनसे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बदलने में ये किताबें अपना जो रोल है वो अदा करती हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। विलिंग वेज के साथ कोई 11 साल से ज़ाहिद साहब को हुआ वाबस्ता हुए और डायरेक्टर भी हैं विलिंग वेज लाहौर के लिए। मिस शुमाइला आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना मौजूद हुआ करते हैं। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और इस प्रोग्राम का बड़ा एक ख़ास हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज वैसे भी हफ्ते का रोज़ है लेकिन एक तरह की उसको क्या कहा जाए, चांद रात सी भी है क्योंकि कल जो है यानी आज 27 सितंबर है, कल 28 सितंबर है। 28 चांद रात है। चांद रात कल 28 सितंबर को चांद चढ़ेगा। चांद चढ़ेगा। अब चांद चढ़ेगा तो फिर सारे देखेंगे और सारे देखेंगे तो किसके हक में चांद चढ़ेगा ये देखना जो है वो बाकी है। और इस पर हमने बात करनी है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी कोई जो टीम है या कोई खिलाड़ी जो है वो अपने आप में शामिल कर लेता है कि फिर चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। एशिया कप का फाइनल है। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि पाकिस्तान बामुकाबला भारत है एशिया कप के फ़ाइनल में। कुछ स्टैट्स जो हैं वो ये है कि 21 दफ़ा एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला किया। इसमें से 12 दफ़ा भारत जीता, 6 दफ़ा पाकिस्तान, 3 दफ़ा रिज़ल्ट कोई नहीं आया। और कल जो है वो फ़ाइनल खेला जाएगा। तो सर हम अगर उस पर बात करें तो एक चीज़ जो कि रिसेंटली जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये है कि खिलाड़ियों की जो मैदान में परफॉर्मेंस है उसमें एक रोल साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा उस पर लोग बात करें। मैं सोशल मीडिया पे जब जाता हूँ तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं कि अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाए। फिर ये खबर आई कि किसी को हायर किया गया। फिर ये खबर आई कि अच्छा किसी को भेजा जा रहा है। फिर ये खबर आती है कि अच्छा कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इनसे बात करे। फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि
खिलाड़ी को मेंटली तौर पे टफ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऊपर ये असर नहीं होना चाहिए कि कोई प्रेशर गेम है, क्राउड अगेंस्ट है या क्या है, ये जो भी बार बार बात आती है कोई मेंटल टफनेस की, ये क्या चीज़ होती है? देखिए आखिर में बात जो है ना वो मेंटल टफनेस पे आती है, गल इत्थे मुकदी है। ठीक है। जो खिलाड़ी भी पाकिस्तान की टीम में पहुंचते हैं या किसी भी मुल्क की टीम में पहुंचते हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी होती है, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है और एवरेज उन्होंने कोई 10,000 घंटे की प्रैक्टिस भी की होती है। ठीक। इसके बगैर नेशनल टीम में जगह बनाना बिल्कुल मुमकिन और नहीं। टैलेंट भी होता है सर, टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है। आखिर में जो बात आती है वो ये आती है कि एक ख़ास लम्हे में उस मौके पे जब उसकी उन्हें कारकर्दगी है। खेलना है मैदान में जाके और चारों तरफ हज़ारों तमाशाई और दो दो आंखें लेके वो सारे देख रहे हैं और वो सिर्फ अपनी टीम की जीत चाहते हैं और वो बड़े पैशनेट होते हैं और वो मैच को जो है बराह रास्त जो देखने जाने वाले हैं, इनका पैशन ही कुछ और है। घर में टीवी पे देखना, साथ अपने काम करते रहना, ये एक और लेवल है। ऐसे में दबाव लाजमी आ जाता है और फिर ख़ास तौर पर इस मैच में जो बड़े मैच का दबाव होता है उसके अलावा सियासी दबाव बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि इंडिया जो साइज़ में हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, आबादी में कई गुना बड़ा मुल्क है, तो वहाँ से एक चुनिंदा टीम आती है और एक पाकिस्तान से चुनी हुई टीम जाती है। और अगर 70 सालों में देखा जाए जब से ये क्रिकेट का रवाज जो है बरसगीर पाक व हिंद में एक ऊंचे लेवल पे हो रहा है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी एक बुनियादी दलील मैं ये देना चाहूँगा कि ये जो पीसीबी है इसको कहीं से कोई फंडिंग, कोई बजट नहीं मिलता। जी बिल्कुल नहीं। पीसीबी अपनी कमाई खुद करता है और एक बड़ा सेल्फ रिलायंट अदारा है। वो अपने खिलाड़ियों के नाज नखरे भी देखता है, उनका इलाज मुआवजे पे भी खर्च करता है, उनको कसीर मुआवजा भी देता है और कोई टैक्स पेयर की मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे घूर घूर के उनको देखते हैं और बताते हैं कि कहाँ उसने बॉल गलत फेंकी और कहाँ उसने स्ट्रोक गलत लगाया, जैसे सारी की सारी कौम जो है ना वो क्रिकेट की माहिर है और एक जो अपनाइयत है वो नज़र नहीं आती। देखिए जैसे आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा या कोई अपना जब नेशनल टीम में खेल रहा होता है तो जब वो जज्बा आएगा तो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो आसमान को नहीं सर, बैकिंग तो होती है। देखें जिस तरह हम किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को खेलते देखते हैं तो हमारे उसके साथ कनेक्शन होता है और जब वो अच्छा खेलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और जब वो बुरा खेलता है तो हमें बुरा लगता है। देखिए बैकिंग ये नहीं होती कि जब कोई अच्छा खेलता है, जब कोई अच्छा खेलता है, जब आप हंसते हैं तो सारी दुनिया साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हैं तो आपको अकेले रोना पड़ता है। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। असल बात ये है कि जो नतीजा है उसकी बुनियाद पर नहीं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखना चाहिए कि किसी ने जी जान से खेल खेला कि नहीं, एफर्ट कितनी की है, एफर्ट कितनी की, फोकस्ड कितना था, उसके जज्बे क्या थे, वो मैच से पहले क्या कर रहा था, वो मैच के बाद क्या कर रहा था और वो मैच के दरमियान क्या सर। ये हमें नज़र नहीं आता ना, हमें तो वही चीज़ पार्ट नज़र आ रहा होता है जो हम देख रहे होते हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी कोताही ये है कि टीमों में जो सिलेक्शन का क्राइटेरियन है वो ये है कि किसी की रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही। इसकी कुछ वेटेज तो बनती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं खिलाड़ियों का कि वो कब से खेल रहा है, किसकी कोचिंग में है। जैसे हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से किसी ने क्वालिफाई किया है, किन किन मराहल से कोई गुजरा है, किस किस्म की ट्रेनिंग में से गुजरा है। तो क्रिकेट के खिलाड़ियों में भी बेसिकली ये देखना चाहिए माहिरीन को कि उनकी फ़िटनेस कैसी है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनकी टेक्निक कैसी है और इसके अलावा ये देखना चाहिए कि उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनकी पैराडाइम्स कैसी हैं। और फिर उनको जब आप टीम में डालते हैं तो नतीजा जो है ना, क्रिकेट जैसी गेम में जिसे क्रिकेट बाई चांस कहा जाता है,
अगर कोई खिलाड़ी पहले बॉल पे By आउट हो science जाता है। है तो आप उसको हमेशा के लिए कंडेम तो नहीं कर देंगे ना। आपने तो सिर्फ ये देखना है कि वो अपनी जगह हर पैमाने पे पूरा उतरता है। अगर वो हर पैमाने पे पूरा उतरता है तो कभी आप उसे आगे करेंगे, कभी पीछे करेंगे, फिर आगे भी बढ़ाएंगे, कंडेम नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो खिलाड़ी होते हैं ये इनकी ग्रूमिंग कोई बहुत अच्छी नहीं होती। ये ज़्यादातर वो होते हैं खिलाड़ी गली जो मोहल्ले से। दोपहर के जी। वक्त माँ बाप की नज़रें चुरा के जी। तो कहीं ना कहीं धूप में जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और इनके माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि ये क्रिकेट खेलें, इनको कोई हौसला अफजाई नहीं मिलती और ये बड़े मुश्किल हालात में क्रिकेट खेलते हुए ऊपर आते हैं। और जब तक ये कोई नुमायाँ कारकर्दगी नहीं दिखाते इनकी उंगली कोई नहीं पकड़ता और इनको फिर सीनियर खिलाड़ी जो डेस्परेट होते हैं, टीम में नहीं जा सकते, वो इनको गुमराह भी करते हैं, वो इनको सिगरेट, चरस और इस तरह की चीज़ों की तरफ भी लगाते हैं। फिर इनकी बातचीत, इनकी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ और अपने साथ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे कि कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी हो नहीं सकता कि जब तक वो अपने आप के साथ अपने अंदर अच्छी बातचीत नहीं करता। ऑडियंस के लिए भी, यानी जो लोग हमें देख रहे हैं, कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल के मैच के हवाले से और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर आपने नज़र रखी हुई है कि ये जो है ना ये पाकिस्तान की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर ये जो इंडिया की तरफ से है इसको देखना पड़ेगा? ये तो मेरा ख्याल है हम ये प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। यानी ऑडियंस तो तब तक कुछ ना कुछ ऑडियंस हमें अपनी अपनी राय भेजें कि वो उनके ख्याल में कल कौन जीतेगा और हम फिर प्रोग्राम के आखिर में अपनी राय बता देंगे। जय क्या है जी सर, एक चीज़ होती है पीक परफॉर्मेंस, यानी हम ये जो देखते हैं कि कोई इंसान किस लेवल के ऊपर है मेंटली तौर पे, टेक्निक वाइज, बाकी चीज़ों की लिहाज से, वो क्या पैरामीटर है कि जिसके ऊपर किसी इंसान को, किसी खिलाड़ी को परखना चाहिए कि अच्छा क्या ये इस वक्त अपनी आइडियल स्टेट के ऊपर है या नहीं? ये आपने बड़ी अहम बात की। इसको खिलाड़ी पीक परफॉर्मेंस को कई नाम देते हैं। जोन में होना, मेंटली टफ होना, या यूं सादा लफ्ज़ों में कहना कि मुझे लगता है आज मेरा दिन है। फॉर्म में होना, ज़रा फॉर्म में होना। अब फॉर्म में होने को थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी करते हैं। फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो पिछले दिनों स्कोर कर रहा था। जी। एक्चुअली ऑन ए गिवन डे हमारी जो बायोलॉजी है वो रोज़मर्रा थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव आता है। हमारी पर्सनल लाइफ में कई चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा कोई बंदा ऐसा टकर जाता है जो हमारे जज्बात मजरूह करता है। क्रिकेटर्स को मेंटली टफ़ बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और काउंसलिंग की ज़रूरत हम सबको होती है, चाहे हम कारोबार में हों, चाहे हम डॉक्टर हों या वकला हों, कोई भी हो, हम सबको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बादशाहों को और हाई परफॉर्मर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ मुझे हैरत हुई, टीवी पे बैठ के एक बंदा कह रहा था कि खिलाड़ियों के लिए साइकोलॉजिस्ट का बंदोबस्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हमारे खिलाड़ी पागल हैं? इससे ज़्यादा आप अच्छा सर, ये जिस तबके से ये खिलाड़ी आते हैं, आप उस तबके का देखें ना। मेरा मतलब है कि आपको कोई अफ्लुएंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है ये क्रिकेट खेलते नज़र आती है? अब ख़ास तौर पर 70s के ज़माने में अफ्लुएंट फैमिलीज से बहुत से क्रिकेटर्स आए और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान में गेम ने जो अरूज पकड़ा तो फिर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चे थोड़ा पीछे रह गए और मिडिल क्लास के बच्चे ज़रा आगे आना मिडिल शुरू क्लास के हुए। सर, लोअर मिडिल क्लास। हाई-फाई क्लास में भी काउंसलिंग के बारे में परसेप्शन यही देखी है कि ये कोई पागलों पागल के है, लिए, ये पागलों नहीं, के वो लिए। काउंसलिंग देगा। देखिए ऊंची क्लास में जितना कोई हाई अचीवर है, मैंने उसको देखा उतनी है कि वो ज़्यादा। काउंसलिंग में यकीन रखते हैं। लेकिन जितना मुआशी तौर पर कोई सतह से नीचे है वो काउंसलिंग में बिल्कुल यकीन नहीं रखता, क्योंकि उसके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। देखिए जो हाई अचीवर है ना, वो कभी ना कभी काउंसलिंग में रहा होता है, चाहे काउंसलिंग के नाम पे ना रहा हो, किसी ट्रेनिंग के नाम पे रहा हो, किसी कोचिंग के नाम पे रहा हो। अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा है, उसने कोई अचीवमेंट की है, तो
उसे पता होता है कि सीखने से फ़र्क पड़ता सर है। यही मेरा पॉइंट था कि लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल पसमानदा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, तो उसको लगता है कि उसको सब पता है। एक जैसे कुएं का मेंढक होता है, तो उसको लगता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी दुनिया है। और यही मेरा पॉइंट था कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है स्कूल की, कॉलेज की, उसका बैकग्राउंड यकीनन इन्फ्लुएंस करता है। अब फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी बड़ी चीज़ें मैदान में आ गई हैं, जैसे सोशल मीडिया है। हर कोई सुबह जब ये जादू की पुड़िया खोलता है तो उसमें कभी अच्छी कोई बुरी बातें सामने आती रहती हैं, और फिर जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ ज़्यादा आने लगती है। जी, बाज़ औक़ात बड़ी दुश्वारी हो जाती है कि आप ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं कोई चीज़, और उसके बाद धड़ाधड़ वो ख़ास रील्स सर आप उसकी आनी शुरू सोचिएगा हो जाती कभी है। आप सोचते भी हैं तो आपको नज़र आ जाता है। ये मैं इस पे काफ़ी हैरान हूँ कि जो आप सोचते आपकी हैं। ज़हनी कैफियत होती है, जो आप Exactly. चाहते हैं कि इस तरह की बातें आएं, वो आ जाती हैं। तो वो उस तरह की बातें धड़ाधड़ आना शुरू हो जाती मुझे हैं। लगता है हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ना हमें वॉच कर रहा होता है। यानी वो हमारी बात सुन रहा होता है या हमारे जहन को पढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक जो हमने जादू की पुड़िया आप कह रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर वक्त वॉच कर रहा है और हमें फॉलो कर रहा है। जैसे हम जो सोच रहे हैं वो कैसे उसको पता चलेगा? ये वैसे सोचने वाली बात है। मुझे ये वाज़ेह तौर पर कई दफ़ा महसूस होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें ज़्यादा सामने आने लगती हैं। नहीं, आपकी सोच के बारे में नहीं मेरा बात है। ख्याल है कि जो कुछ हम सोचते हैं उसके मुताबिक हम कुछ चॉइसेस भी तो लेते हैं। यानी अगर हम सोचते हैं तो हम कोई गाना सुनने के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, अगर हम सोचते हैं तो हम किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, और वो जो कलेक्टिवली हमारी उसके चॉइसेस पास हो जाता हैं है वो पिछले 2 हफ्ते में, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बीच में आ गया है, तो वो देख लेते हैं कि ये बंदा आजकल किस किस्म के क्राइसिस में से या सोचों में से गुजर रहा है। कुछ खास तरह के गाने सुनते हैं तो वो जो कि मिजाज देख लेता है, वो देख लेता है कि अच्छा फलां तरह का राग पसंद है, फलां तरह का 1980s के गाने पसंद है, तो किसी दिन हमें खुद कोई गाना याद आ रहा होता है और वो ऑटोमेटिकली सामने आया होता है। तो मेरे ख्याल से यकीनी तौर पे यही चीज़ है। इस बारे में क्या कहते हैं कि बंदा अगर जान मुरीद हो तो किस किस्म की रीलें उसके सामने आएंगी, या किस ये किस्म काफी की? आज important सवाल है। आज तो ये बात नहीं होनी थी। मैं तो प्रिपेयर था कि अच्छा, मैं तो आपसे एक मासूमाना सा सवाल आपके किया बारे है। में थोड़ी बात नहीं, होगी, आपके ऐसे बारे में question जनरल है। बात कर रहे हैं ये हम। Question है कि कि अगर मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। चलिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी मर्जी है। अल्लाह खैर करे। तो ये एक जो बात है ना, काउंसलिंग की जो ज़रूरत है, हमारे टीम के मेंबरान को इसकी बड़ी ज़रूरत है। और ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जब मैच हो तो उसे तो उनको 5 मिनट ब्यूटी पहले। पार्लर भेज दिया जाए। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। ये Continuous कॉन्स्टेंटली उनको न्यूट्रिशन के बारे में, उनको ज़हनी सोचों के बारे में, नज़रियात के बारे में, उनको एतमाद के बारे में, सेल्फ वर्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें, और विजुलाइज कैसे करते हैं, कैसे जहन में बीज बोते हैं जो कि अमली तौर पर फिर उससे वो फल पाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, एक्चुअली ये तो हमने ऐसे हिस्से बखरों में बांट दिया होता है कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है। असल में तो साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि वो ब्रेन की कारकर्दगी या जो बिल्कुल ब्रेन मजबूत का बनाता है। मेटाफिजिकल हिस्सा है उसको वो देख। उसका माहिर है, और साइकेट्रिस्ट जो है वो मेटाफिजिकल और फिजिकल दोनों हिस्सों का वो तो माहिर ये होता है। पहले ऐसा लेना पड़ता है ना, ये आप जब एकदम आपके ऊपर उस वक्त नहीं, ये पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए। असल में लोग साइकोलॉजिस्ट से डरते घबराते भी बहुत हैं कि उनका ख्याल होता है कि वो उनका दिमाग पढ़ लेंगे या उनका माइंड रीड कर लेंगे। लोगों ने ऐसे मिथ्स भी बनाई हुई हैं, हालांकि ऐसा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता जो लोगों टेलीपैथी जानता हो। जो लोगों के दिमाग में सर घुसते हैं। जाते नहीं, सवाल ही होता है कि बताएं इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बारे में बताएं। देखिए, वो एक- लेकिन आप बता भी देते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है। नहीं, पर वो लोग जो ये सवाल कर रहा था। एग्जैक्टली आपके माइंड में चलने वाला ख्याल या आपके माइंड में चलने वाला कोई गाना या आपके बचपन की महबूबा का नाम बता सकें, ऐसे लोग मौजूद हैं जी, और वो एक अलग से माहिर होते हैं कि जो आपके दिमाग के अंदर जाके आपकी सोचें क्या हैं वो उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, वो
अलग से ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर अगर कोई रियाजत करता है तो वो बहुत ऐसी चीज़ें जो आम लोग नहीं कर सकते वो कर लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को जांचना परखना चाहें तो गूगल पे जाके आप सर्च करें, बेशुमार वीडियोस हैं जो बिल्कुल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और हर एक को चैलेंज करते हैं कि आप कुछ सोचिए और कागज़ पे लिख के तो बंद करके रख दीजिए, हम आपको बता देंगे। तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं। तो ये अल्लाह ताला जिसको भी अतिया करे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी अभी हमें समझ में बात नहीं आती। पर साइकोलॉजी ऐसी कोई मिथोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि आगे आगे ऊपर ऊपर आ रही हैं चीज़ें, और बहुत सी मदद इंसानों को साइकोलॉजी से मिल सकती है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो हमारी जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान में, अगर मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा खुशियाँ किसी ने बांटी हैं क्रिकेट ने, तो वो क्रिकेट ने बांटी है। अब मैं क्या कहूँ ये 92 का वर्ल्ड कप जो है, 2009 का वर्ल्ड कप। असल बात यह है कि टाइम एंड अगेन मैं आपको बताऊं कि अब कोई भी महीना ऐसा नहीं गुजरता जी, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच नहीं खेल रही होती और हमें जीत से सर खुशी ये नहीं देखें दे ये रही होती। कनेक्ट करती है आपको, एक कौम में डालती है ये। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो सारे इकट्ठे हुए होते हैं। क्वेश्चन है आई वाज हैविंग कि ये जो अभी शुरू में आप बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में, जैसे भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन करके लोगों को सपोर्ट टीम को करना चाहिए? यानी ये एक देखने में आती है कि जब टीम जीतती है तो बहुत तारीफ़ें, और जब हार जाती है तो फिर बहुत ही बुरे अल्फाज यूज़ देखिए एक किए सेंस जाते ऑफ हैं। बिलोंगिंग है। लोग जब खुद भी हार जाते हैं या किसी इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो अपनी भी बड़ी बैशिंग करते हैं। लोगों की ब्लड शुगर अगर किसी दिन बेकाबू हो जाए तो वो अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। डाइटिंग करने वाले एक रसगुल्ला खा लें तो अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। मतलब बैशिंग जो है वो इंसानों का वतीरा है। हालांकि गेम को एंजॉय करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि एक तमाशाई के तौर पर जब हम घर बैठ के क्रिकेट का मैच देखते हैं तो ये इतनी खूबसूरत जो है प्रैक्टिस है कि आप स्टेडियम में जाके उतनी अच्छी तरह मैच नहीं देख सकते जितना कि घर बैठ के आप देख सकते हैं कि 24 कैमरों से कम वो उसे फिल्माया जा रहा होता है। उसमें खिलाड़ियों के कभी क्लोज़अप दिखाए जाते हैं, कभी वाइडर व्यू दिया जाता है, कभी पूरा स्टेडियम दिखाया जाता है। स्टेडियम में तो नज़र कभी भी नहीं टॉप्स। आता इतना। तो स्टेडियम में तो पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या था। और फिर जब एक्शन रिप्ले दिखाया जाता है या कोई जैसे दिखाया जाता है कि आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, कमेंटेटर्स जो बात कर रहे होते हैं, तो मेरे देखते देखते पिछले 50 साल में बहुत जो तब्दीली आई है, इसमें खूबसूरती पैदा हुई है। तो ये बड़ी एक इंजॉयमेंट है। और हमारी टीम जो है साल में इतने ज़्यादा मैच खेलती है कि बर्नआउट का भी चांस होता है। लेकिन सर आप एंजॉयमेंट कह रहे हैं, जब हम देख रहे होते हैं, मैं तो अपनी भी बात करता हूँ कि जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो देखना बहुत मुश्किल होता है। असल बात फिर यह है कि आपको क्रिकेट से दिलचस्पी इतनी नहीं है जितना कि आप चाह रहे हैं कि मेरी टीम जीते और पाकिस्तानी होने की हैसियत से उसका प्राइड मैं लूँ। जी, जैसे हम कहते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आए तो मैं उसका प्राइड लूँ। तो ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है कि मैं अपनी जो एक सेल्फ वर्थ है या जो मेरे अपने जो एहसासात हैं उसको मैं अपने ऊपर नहीं किसी के ऊपर रख रहा हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे दोस्त अहबाब हैं, चाहे मेरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जिन कौमों में इज़्ज़त नफ्स की भरमार है, बल्कि ग्रैंडियोसिटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम जीतती है तो हारती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सर ये सब मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया की टीम जब जीतती है या हारती है तो उनकी बला से। नहीं सर नहीं, उसमें भी बहुत मैं एक ऑस्ट्रेलियन से मिला था और वो इतना पैशनेट था, मुझे लगा जिस तरह पाकिस्तानी बोल रहा है कोई। वो एक आध होता है एहो जिहा। लेकिन आप देखें यूके के खिलाड़ी जो हैं उनके लिए ये ऐसा मतलब ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है।
ہمارے ہاں تو اگر کوئی کھلاڑی اچھا پرفارم کر دے سارا پنڈ ٹول لے کے آ جاتا ہے, اور اگر کوئی کھلاڑی برا پرفارم کرے ہم اس کا ڈنڈا سوٹا کر دیتے ہیں. میں ابھی آپ دیکھیں کہ اگر بابر اعظم کو دیکھیں تو ایک کلاسک کھلاڑی ہے وہ, پہلے ہم نے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دیا کہ اس کو کپتان بنا دیا, وہ بیچارہ کہتا رہ گیا کہ میرا لیول ہی اور ہے, لیکن وہ انہوں نے اس کو کپتان بنا دیا. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک بندے سے کیا نکالنا ہے؟ کپتان ہونا اور اچھا کھلاڑی ہونا وہ بہت مختلف چیزیں ہیں. برطانیہ کا ایک کھلاڑی تھا مائک بریلے, وہ کبھی سکور نہیں کرتا تھا, بالر تو لیڈر بہت زبردست تھا. لیڈر وہ بہت زبردست تھا. ایک دفعہ انہوں نے اس کو نکال دیا کہ یار یہ سکور کرتا کوئی نہیں, نکالو اس کو. نکال دیا اور اس کے بعد ان کے 5 میچوں کی سیریز شروع ہوئی آسٹریلیا کے ساتھ, تو پہلے 2 میچ جو ہے وہ ہار گئے, واپس مائک بریلے کو لائے, باقی 3 میچ اس نے جتوا دیا. لوگوں کے رسپانس کی بات کر رہے ہیں تو ٹیم کے اوپر بھی تو پریشر نہیں آتا جب ہمارے جذبات ہو جاتا ہے نا, ان کا مورال بھی نیچے ہو جاتا ہے اگر ہم رائٹ وے میں سپورٹ نہ کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں گیم کو انجوائے کرنا چاہیے, ہار جیت پہ نہ اتنا کنڈیشن کریں. دیکھیے ہمارے جذبات بیچ میں آ جاتے ہیں, اور پھر یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں. ابھی یہ جو فضا پیدا ہوئی ہے الیکٹرک قسم کی فضا, اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ڈالر ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ میچ جو فائنل ہے یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کا ہو رہا ہوتا کچھ بھی نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے, تو اللہ جانتا ہے کیسے مینوورنگ کر کے ان کو پھر فائنل میں. سر یہ ہم بڑے ایزیلی پریڈکٹ بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, پہلے ایک میچ ہوا, پھر ایک میچ ہوا, اب ایک فائنل ہو رہا ہے. اور وہاں پہلے میچ کے بعد وہ جو انڈیا کی ٹیم کا کپتان ہے وہ اس نے بہت ہی ایک نہ سمجھی والی بات کی. اس نے کرکٹ کی گیم کو ایک اپنی فوج کے مورائل بوسٹنگ کے لیے استعمال کیا. میں کہ اگر انڈیا کی فوج کے یہ حالات ہیں تو مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے کہ ان کو ایک بچے جو ہیں بہلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, جس کا جواب پھر حارث نے دیا وہ ایسے ہی کر کے. تو وہ جب حارث نے کیا تو انہوں نے اس کو جرمانہ کیا, اور اس کو جرمانہ کرنے کے لیے سوریا کو بھی جرمانہ نہیں اس کے انہوں نے اس کو جرمانہ کیا. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ 6-0 اشارہ کیا تھا. اس نے کہا آپ مجھے بتائیں نا 6-0 کا مطلب کیا ہے. کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن انڈیا والوں نے بڑا مائنڈ کیا. مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بات جو کہ ہو چکی ہے 10 مئی کو, تو اس بات کو وہ خود بھی نہیں بھولنے چاہ رہے. مطلب یہ کرکٹ میں ان کو کیا ضرورت تھی یہ بیچ میں لانے کی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی تھا, ہر تیسرے دن جہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے 6-7 جہاز دیکھے نا. اچھا وہ کہتے محض لگ رہے لڑ پہ تھے. وہ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان نے اس کو کوئی رقم تھمائی ہوئی ہے کہ یہ ہماری تم کرو پبلسٹی. وہ عین عبادت سمجھ کے ہر تقریر میں. اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہے نا کہ ایک ایسا ملک جو ہم سے طاقت کے توازن میں زیادہ تھا, لیکن سیاسی توازن ایسا بگڑا ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. سر ایک وقت تھا کہ امریکہ کا صدر ہم اس کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے تھے کہ کاش ہمیں وہ فون کر لے. ابھی وہ کہتے ہیں گریٹ لیڈر از کمنگ. ابھی ڈونلڈ مطلب ہے کہ اور اس کے بعد وہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے کہا اے آ گیا نا تو پھر تسی دیکھنا کتنے نسو گے. اب اللہ کے قدرت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بندہ آ کے سعودیہ کے ساتھ پاکستان کا جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, یہ خیر پریکٹیکلی تو یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن اب وہ مانا ہے انہوں نے. اب آپ کہتے ہیں پاکستانی بڑے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں مڈل ایسٹ میں. یعنی دیکھیں نا سیاست اپنے رنگ کیسے بدلتی ہے. یہ ساری چیزیں پرسیپشن کریٹ کرنے سے ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں سمجھداری سے ہوتی ہیں. یہ ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہم انہیں اتفاقی امور بظاہر سمجھتے ہیں پر یہ اتفاقی نہیں ہوتے. یہ ایک ڈسپلنڈ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اوپر آپ چلتے ہیں, اور آپ دور تک آپ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو پھر یوں ہوگا, تو پھر ایسا ہوگا, تو پھر ایسا ہوگا. کرکٹ میں بھی
بظاہر ہمیں لڑکے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، لیکن ایکچولی ہر کھلاڑی کے ذہن میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک آئیڈیا ہو، اور وہ آئیڈیا اپنے رول کا اس کو پتا ہو. وہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے گیند کو، سب نے گیند کو آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں. بالر نے گیند کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ تم نے کہاں گرنا ہے اور کدھر موو کرنا ہے اور تم نے جانا کہاں ہے. اور جو بیٹسمین ہوتا ہے تو اس نے بھی آئیڈیا بیٹ کے سپرد کرنا ہوتا ہے کہ تم نے گیند کو کیسے ہٹ کرنا ہے اور اس کو بھیجنا کہاں ہے. اور کھلاڑی پہلے ہی کیچنگ پوزیشن میں ہوتا ہے کہ یہ گیند جو آ رہا ہے یہ آخر بیٹ کو ہٹ کر کے میری طرف آئے گا، کیونکہ یہ سارا آئیڈیا جو ایک بالر باؤنڈری سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ بال کو پھینکتا ہے تو وہ اس کو ایک آئیڈیا دے کے پھینکتا ہے. یعنی ایک بے جان بال کو کس طرح دماغ میں ایک جنم لینے والا آئیڈیا مسلز کے تھرو، جس کو پریکٹس ہوئی ہوتی ہے اس آئیڈیا کو کیری کر کے گیند کے سپرد کرنے کی، تو وہ گیند نکلتا ہے ہاتھ سے، آئیڈیا کے ساتھ نکلتا ہے. پھر وہ ٹھپا کھاتا ہے، آئیڈیا گم نہیں ہوتا، وہ پھر ابھرتا ہے گیند دوبارہ زمین سے، آئیڈیا کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے جب بیٹ کو ٹچ کرتا ہے تب بھی وہ جو آئیڈیا ہے گیند کے اندر اگر چل رہا ہے تو وہ کسی کھلاڑی کے پاس کیچ کی شکل میں جائے گا کہ جو بالر نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ یہ اس کھلاڑی کے پاس جائے گا. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو بالر ہے وہ فیلڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے، جی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم وہاں کھڑے ہو، تم وہاں کھڑے ہو، تم وہاں کھڑے ہو، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو بال پھینکنا ہے وہ اس آئیڈیا کو لے کے ان فیلڈرز کے پاس جائے گا، ان میں سے کسی کے پاس جائے گا، اور وہ ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں بیٹسمین کو. مخالف کھلاڑی کو بھی دیکھ کے، وہ اس کے ذہن کو بھی پڑھ کے. اچھا، آپ جو بیٹسمین ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے، اس نے اس آئیڈیا کو جو کہ بالر نے بال کو دے کے بھیجا ہے اس کو پہچاننا ہوتا ہے اور بال کو سمجھانا ہوتا ہے کہ نہیں بچے، تم نے میری ماننی ہے اور تم نے ادھر نہیں جانا جدھر اس نے کہا ہے، تم نے ادھر جانا ہے جدھر میں کہہ رہا ہوں. تو ساری گیم جو ہے نا ایک چھوٹے سے بال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس لیے بال پہ ہی نظر ہونی چاہیے ہر کھلاڑی کی، اور بال پہ ہی نظر ہونی چاہیے ہر تماشائی کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو نظر ہے وہ اسکور بورڈ پہ ہوتی ہے، کیونکہ اسکور بورڈ پہ نظر سے ہمیں تھوڑا سا گلمپس مل جاتا ہے، لیکن بہت ساری انگزائٹی ملتی ہے، اور ایک کھلاڑی کو ہر لمحے کھیلتے ہوئے اپنی انگزائٹی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انگزائٹی کے مومنٹس نظر آتے ہیں. ہونی چاہیے تبھی تو آئیڈیا جنم لیں گے نا. پر اسکور بورڈ پہ جو نظر ہے، دیکھیے ایک بیٹسمین ہے تو اسکور بورڈ پہ اس کی نظر ہونی چاہیے جب وہ دوسرے اینڈ پہ ہے، جب وہ پلیئنگ اینڈ پہ ہے اس وقت اس کی نظر صرف بال پہ ہونی چاہیے. اور ایک بالر کی نظر جو اسکور بورڈ پہ ہونی چاہیے وہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب وہ بالنگ کر رہا ہے، وہ جسٹ بیفور بالنگ اسے اسکور بورڈ پہ، اور چونکہ وہ گیم کے اندر ہے تو جنرلی تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گیم کدھر ٹلٹ کر رہی ہے، اور بار بار اسکور بورڈ کو دیکھنے سے اسکور بورڈ چینج ہونے والا نہیں ہے. تو اسکور بورڈ کے اوپر جو نظر ہے، یہ ہم زندگی میں بھی اس چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ کیسے چل رہا ہے، ہمارے بچوں کا اسکور بورڈ کیسے چل رہا ہے، وہ اسکول سے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. ہمیں روز مرہ ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھتے کتنے بجے ہیں اور وہ رات کو گھر کتنے بجے آتے ہیں، اور ان کے دوست کون ہیں، اور ان کے خیالات کیا ہیں، اور وہ ماں باپ کی سنتے ہیں کہ نہیں، اور وہ یونیورسٹی جاتے ہیں تو دل سے جاتے ہیں یا چکر بازی کر رہے ہیں. وہ اسکور بورڈ خود ہی تبدیل کر دے گا. ہاں، تو ہم کہتے ہیں اول آنا ہے تم، وہ کہتے ہیں فکر ہی نہ کرو، سوچنا بھی نہ، ذکر ہی نہ کرو. یہ بچوں کی باتیں کبھی سنیں آپ. ہم اگر ایک بریک کی طرف چلیں جی، وہاں سے واپس آئیں، اور یہ دوبارہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کون جیتے گا، کون سا پلیئر ہے دیکھنے والا، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کریں. ہم تو جسٹس برقرار رکھیں گے سر، ہم اینڈ پہ بات کریں گے. جی، تو بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सर दबाव की अगर बात की जाए तो तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो अभी आप बात कर रहे थे कि पूरा साल मैचेस होते हैं, तो एक तो वैसे थकन होती है, वैसे एक प्रेशर होता है, अपनी उनकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, अपनी कुछ टेंशन होती हैं, फिर जब वो स्टेडियम में उतरते हैं तो उस टाइम क्राउड का प्रेशर है, वो मैच का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। ये प्रेशर जो होता है वो किसी की कारकर्दगी को इन्हेंस करता है, बेहतर करता है, या उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है? प्रेशर बजाते खुद बुरा नहीं होता, हम उसे हैंडल कैसे करते हैं ये है सारा असल मसला। जैसे कई लोग इम्तिहान जब देना होता है तो एक दिन पहले उन्हें लूज़ मोशन आने शुरू हो जाते हैं, प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कई लोगों को इस चीज़ से भी नुकसान होता है कि उनके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं होता, ना सारा साल पढ़े है तो ना कोई प्रेशर। तो मतलब जो थोड़ा बहुत एक प्रेशर है वो भी कारामद चीज़ है, क्योंकि वो हमारे अंदर सोई हुई कुलों को जगा देता है। यानी प्रेशर हमें अवेकन करता है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो, आपने प्रोसेस फॉलो किया हो, तो फिर तो नहीं होना चाहिए। देखिए असल चीज़ तो यह है कि आप इस सब चीज़ से वाकिफ़ हों कि जब मोमेंट जी, आता पहले है, जो decide। असल मोमेंट आता है जब आपने परफॉर्म करना है, आप अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। yes। अगर आपका इम्तिहान है 25 तारीख को और आप 5 तारीख से ही उसका प्रेशर ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, तो 25 तारीख से पहले पहले आप बर्न आउट ही हो जाएंगे। जी, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हमारा ख़ास लम्हा आता है, जब हमारा इम्तिहान होता है, जब हमने खड़े होकर परफॉर्म करना होता है, तो उससे पहले हमारी नींद पूरी हो, हमारी न्यूट्रिशन सही हो, हमारे अंदर रिलैक्सेशन हो, और जूं वो ख़ास लम्हा करीब आए तो आप जो है रिकवरी फेज़ में चलना शुरू करें। आप टायर्डनेस की तरफ जाने से ये तो भी थोड़ा ज़िंदगी बचें। गुजारने का तरीका है। ये खेल में भी ऐसा ही है, खेल में भी ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं कि वो इस कदर प्रैक्टिस करते हैं कि उनका जिस्म अंदर से जल बुझता है, और फिर उसका हाल उनको जो बताया जाता है कि जी आप आराम करें, वो भी गलत है। यानी जो बर्न आउट होता है और ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से या ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से या ज़्यादा मैचों की वजह से होता है, तो उसको फिर कंप्लीट बेड रेस्ट जो बताया जाता है ना, वो भी बहुत नुकसानदेह है। उसमें जो इंसान है वो बेहतरीन रिकवर करता है बर्न आउट से, कि जब वो आराम करता है फिर थोड़ा सा काम करता है, फिर आराम करता है, फिर थोड़ा सा काम करता है। यानी कंप्लीट बेड रेस्ट की बजाय वो बीच में छोटे छोटे अपनी वक्फों energies को में maintain छोटी करता है। छोटी एनर्जी स्पेंड भी करता है। वो अगर लंबे अरसे तक लेटा रहेगा या बेड रेस्ट करेगा, आप देखिए हॉस्पिटल में जब आप जी, सर्जरी करते हैं बिल्कुल। तो आप उस मरीज को उठाते हैं अगले जल्दी से। दिन क्या कहते हैं, उठें। बिस्तर से निकलो, जी, और वो बेचारा रोता पीटता है, जी। लेकिन आप उसे तक्का तुक्का लगा के निकाल देते हैं। Exactly। क्योंकि अगर आप पार्ट ऑफ रिकवरी है वो। अगर आप उसे बिस्तर पे लेटे रहने दें तो क्या होगा, ज़ाहिर है उसका वो मतलूबा नताइज नहीं आएंगे। नताइज कभी भी नहीं निकलेंगे। इसी तरह जो ये बर्न आउट होता है, इसको भी अगर आपने बर्न आउट फिनोमिना से निकालना है तो आप टोटल बेड रेस्ट पे उसको नहीं डालते, आप उसे छोटी साइकिल्स में फंक्शन करना बताते हैं। हम सब इंसान जो हैं साइक्लिक हैं। देखिए हम दिन को काम करते हैं, हम रात को सोते हैं, ये एक साइकिल है। हम ज़्यादा काम करते हैं कुछ दिन, फिर कुछ दिन कम काम करते हैं। इसी तरीके से हम काम करते हैं और फिर वक्फा देते हैं। अगर स्टूडेंट्स इम्तिहान की तैयारी करते हैं और 1 घंटा पढ़ते हैं तो फिर उनको 10-15 मिनट बीच में कुछ और भी करना चाहिए। अगर वो दूसरा घंटा भी पढ़ते हैं, तीसरा घंटा भी पढ़ते हैं, चौथा भी, तो फिर वो इम्तिहान देने के काबिल नहीं रहते।
तो जो वक्फे हैं ऑल्टरनेट, इसी तरह लाइफ में जो फ़न है, अगर आप फ़न आफ्टर फ़न करेंगे तो फ़न अपना मज़ा ही खो देगा। लिहाजा फ़न है, फिर चैलेंज है, फिर चैलेंज है, फिर फ़न है। तो ये जो ऑल्टरनेट करना होता है चीज़ों को, ये खिलाड़ियों को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जब वो मैदान में जाते हैं तो आपको पता है कि बीच में मोमेंट्स आते हैं जब टेंशन ऊपर जाती है। जब बॉलर भागता हुआ आता है, तमाम खिलाड़ी जो फील्डर हैं वो खड़े हैं, बैट्समैन भी टेंस हो जाता है, अंपायर भी झुक के खड़ा हो जाता है, तमाम तमाशाई भी देखना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लम्हा आता है जब वो बॉल फेंकता है और अगले 4-5 सेकंड में उस बॉल का अंजाम सामने आ जाता है। अब ये रिकवरी का मोमेंट है, तमाशाई हो, डिसएंगेज हो या एम्पायर हो या खिलाड़ी हो, तो वो फॉर द मोमेंट एक डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में चले जाते हैं। और उस दौरान अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर लें, खिलाड़ी ख़ास तौर पर, कि जब अगले बॉल के दरमियान आपको कोई 90 सेकंड्स मिल जाते हैं, उन 90 सेकंड में आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो चेस्ट ब्रीदिंग है, लेकिन खिलाड़ियों को या स्ट्रेस में से गुजरने वाले लोगों को वक्फे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की ज़रूरत होती है। जब ब्रीदिंग के साथ पेट बाहर आता है और अंदर जाता है, पेट बाहर जाता है और अंदर आता है। लेकिन आम लाइफ में जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी चेस्ट जो है उभरती है और बैठती है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपना रीसेट बटन दबा देते हैं और आप एकदम से रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर रिलैक्स हो गए, जी, अल्लाह ना करे बंदा फॉरएवर रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो जो साइकिल्स हैं, हर गेम में साइकिल्स होती हैं और उसमें हर इंसान को जो उस गेम में हिस्सा लेता है, चाहे वो मुताले की या एजुकेशन की गेम हो या कारोबार की गेम हो या खेल का मैदान हो, तो इंसान जो है, अब देखिए दिल कैसे चलता है, दिल धड़कता है जी, और फिर दिल रिलैक्स करता है, फिर दिल धड़कता है, फिर वो रिलैक्स करता है। लोग समझते हैं दिल सारी उम्र पर धड़की जाता है, नहीं, जब दिल धड़की जाता है तो वो सर बीमारी धड़की जाता है तो वो फिर तो टैकीकार्डियाज होते हैं, ठीक है। तो हमारे दिल को भी ऐसा ही करने रिलैक्स नहीं करेंगे तो लेकिन हमारा दिमाग जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो बड़ा ही एक ख़ास ऑर्गन है कि जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो कोई काम करता है, कोई आराम करता है। कहीं लोड शेडिंग हो रही है और कहीं बिजली तेज़ से चल रही है। और अगर आप MRI रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन के कौन से हिस्से हैं जो एक्टिव हैं, ब्रेन के कौन से हिस्से हैं जो कि पैसिव हैं। लेकिन एज ए होल ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। आप सो रहे हैं तो वो काम करता है, आप जाग रहे हैं तो वो काम करता है, लेकिन सारा ब्रेन काम नहीं करता। जिस हिस्से को काम करने की ज़रूरत है वो काम करता है, जिसको आराम करने की ज़रूरत है तो वो आराम करता है। तो ये जो रेस्ट वर्क साइकिल है हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम खिलाड़ी हों या चाहे हम कोई किसी कारोबार में हों या हम प्रोफेशनल हों जैसे आप और हम सब हैं, तो उस सूरत में हमें ये तस्लीम करना होगा कि हम कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते। और अगर हम इस रूल को तोड़ेंगे और कंटिन्यूस काम करने की कोशिश करेंगे तो बर्नआउट हो जाए। ह्यूमन बीइंग आर नॉट मेंट फॉर दैट। रोबोट हैं जो करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है उनको तो ये वक्फे चाहिए होते हैं। सबका क्या रिएक्शन ठीक ठाक होता है? जैसे हम कुछ टीम्स कैसे देखते हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि वो चौकर्स हैं, यानी वो इम्पोर्टेंट मैच होगा तो वो गए। इस तरह से बाकी कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अच्छा ये प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं। क्या दबाव में हर इंसान डिफरेंट तरह से या हर टीम डिफरेंट तरह से उसकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की बात है। देखिए, टैंकर्स वो होते हैं जो किसी गोल को सामने रख के बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो गोल के करीब पहुंच रहे होते हैं तो उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं और उनको अपने गोल की अहमियत कम महसूस होने लगती है। जैसे कोई पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहा है और उसने आधा सफ़र कर लिया है, तो फिर सडनली उसे लगता है मैं की कर रहा, तो फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है। चोकिंग जो है इससे थोड़ी बरक्स चीज़ है कि जिसमें आप थक जाते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं, रास्ते में थक गए हैं तो आप बैठ गए हैं, लेकिन आपकी नज़र चोटी की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। आप अपने बच्चों में ये कर सकते हैं कि
اگر وہ تھک گئے ہیں تو آپ انہیں پڑھے جانے پہ مجبور نہ کریں. اگر وہ آپ کو تھکے ہوئے لگتے ہیں تو پھر آپ ان کو کھیل تماشے کی طرف لگا دیں. چوکنگ جو ہے ایک مینیجر کے لیے بہت اچھا ٹول ہے کہ وہ پہچان لے کہ کوئی اس کا ورکر چوک ہو رہا ہے تو اس کی لگامیں کھینچ دے, اس کی بریکیں کس دے. لیکن جو ٹینکنگ ہے وہ اصل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹینکنگ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز پیچھے ختم ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گولز تو سیٹ کرتے ہیں پر آپ کا پرپس کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو الٹیمیٹ سائیکک انرجی کا جو مرکز ہے یا منبع ہے وہ آپ کا پرپز ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس پرپز کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. پرپز ویسے ہر بندے کا ہوتا ہے لیکن وہ انکانشیس ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ ہے یا نہیں آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کوشش کریں اور ڈسکور کریں کہ میرا پرپز کیا ہے تو پھر آپ کو کبھی بھی موٹیویشن کی کمی نہیں ہوگی. ورنہ جو بھی گول آپ سیٹ کریں گے, جو ہی آپ اسے اچیو کریں گے آپ کی انرجی ڈراپ کرے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ تھرموسٹیٹ سیٹ کرتے ہیں اے سی کا, اور جو ہی ٹیمپریچر وہ اچیو کرتا ہے تو دڑم کر کے ایک آواز آتی ہے تو وہ کمپریسر اس کا وقتی طور پر بند ہو جاتا ہے, اور پھر ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے تو وہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ٹینکرز ہیں اور جو چوکرز ہیں, ہمارے کھلاڑی زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹینکرز ہیں, یعنی ان کے اندر جو ایک گرومنگ کی کمی ہے وہ انہیں ٹینکنگ کے اوپر مجبور کرتی ہے, اور یہ غلط لائنوں پہ پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بے بسی کی صورتحال ہے اور ہم کر نہیں سکتے, اس لیے ہم کوشش بھی نہیں کریں گے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ تم جیتتے ہو کہ تم ہارتے ہو, ہمیں ان کے اندر وہ اسپرٹ نظر آنی چاہیے, ہمیں ان کے اندر ایفرٹ نظر آنی چاہیے کہ آخری بال تک بھی وہ لڑ کے تو ہار جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر کسی منصوبے کے آپ چلے جاتے ہیں کھیل کے میدان میں اور آپ یوں سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ انڈیا سے ہے, اور انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے, اور وہ اس چیز کو بہت پلے بھی کرتے ہیں, وہ پاکستان کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. پاکستان کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ کبھی انڈیا کو ڈاؤن پلے کریں. انڈیا کی ہمیشہ پالیسی ہے کہ وہ ہمیں ڈاؤن پلے کرتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ پھر ایسے میں ان سے کتنی بڑی حماقت ہوئی. جب 10 مئی کا واقعہ ہوا تو پھر ان کو کتنی بڑی شکست کا سامنا ہوا, اور پاکستان کو اس کے کتنے فیوز و برکات سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تحمل کے ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو بہت اچھی طرح سے طے کر رہا ہے, اور انڈیا جو ہے اسے خاموش ہونا پڑ رہا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے زندگی میں پالیسیز اپنانی چاہیے. میں نے پڑھا کہ میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے, جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے. اب یہ جو تصور کرنا ہے, فرض کر لینا ہے کہ میں میدان میں اتر کے میرے سامنے ایک گیند آئی, وہ باؤنسر تھا, میں نے بلہ اس طرح کیا, 6 رن ہو گئے. یہ جو کسی کھلاڑی کے لیے تصور کرنا ہے, کیا اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا پھر نیٹ پہ پریکٹس ہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ تصور کریں کہ ایک لیمو ہے جو بہت رس بھرا ہے, اور اس کو آپ نے چھری سے کاٹ کے منہ کھول کے تو اس کو اپنی زبان پہ آپ ٹپکا رہے ہیں, ایسا تصور کیجئے, تو آپ کو منہ میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ لیمو پانی آ گیا نا منہ میں. تو آپ اندازہ کریں کہ تصور کی اتنی طاقت ہے. عبد القادر میرے بڑے اچھے دوست تھے کرکٹر, تو وہ ان سے باتیں ہوتی تھی تو وہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح ان پہ کرکٹ کھیلنے کی پابندیاں تھیں, اور ان کے ابا ان کو جانے نہیں دیتے تھے, اور وہ گھر میں دوپہر کو ان کو بند کر دیتے, ابا کہ سو جاؤ, اور وہ اپنے تصور میں بالنگ کیا کرتے تھے. اور اس تصور والی بالنگ سے کہ میں اگر بال کو ایسے پھینکوں گا تو وہ پھر جب ٹھپا گرے گا تو بال ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا, پھر وہ اس سے کر کے بھی دیکھتے تھے. کوئی بھی چیز پہلے امیجن کرنی پڑتی ہے نا سر, آپ امیجنیشن میں لائیں گے تو تب وہ حقیقت کو روپ دارے. کوئی بھی آرکیٹیکٹ ہے تو پہلے تو وہ امیجن کرے گا. آپ بھی کوئی گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو پہلے آپ سوچتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں سر, وہ آپریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک
آپ ایک خاکہ بناتے ہیں کہ میں کیسے کروں گا, یہ کیسے ہوگا, ادھر ہوگا تو میں اس طرح کروں. آپ بتائیں نا کہ جب شادی ہوئی تو بھائی ایسے ہی ہو گئی یا پہلے آپ نے امیجن کیا؟ امیجن کیا میں نے تھا, تو آج تک امیجن نہیں کیا ہے, خود ہی ہو گیا. امیجن میرے پلے ہی پہ ہے. اچھا, مطلب یہ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً ہر لڑکا سلمان سمیت جو ہے جب میٹرک کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک دلہن کا تصور جی ہوتا ہے. بالکل, خوبصورت ٹھیک سی, ہے, تو دیکھیے اس میں سکسیس ریٹ کتنا زیادہ ہے, بہت زیادہ. ہاں, اور اس کو تو بہت ارلی سکسیس مل گئی ہے نا سلمان کو, ایج میں. ینگ ایج اچھا, میں. یہ اس کے ان benefits کی ہوتے ہیں. امیجنیشن بڑی زبردست ہے visualization میرا خیال ہے انہوں نے میٹرک سے پہلے سوچنا شروع کر دیا تھا. مضبوط تھی امیجنیشن, یہ اسی کے فیوز و برکات ہیں. سر یہ جو امیجنیشن یا ویژولائزیشن ایکچولی میں اٹس اے ٹیکنیک. تو یہ ایز اے ٹیکنیک جیسے ہم اگر اپنی ویسے بھی کوئی چیلنج ہو تو یہ ایک مینیفیسٹیشن کو بہت بہتر بنا دیتا ہے. یعنی جو آپ امیجن کرتے ہیں نا اسی کے مطابق پھر آپ کے جو کیمیکلز ہیں, باڈیلی کیمیکلز ہیں نا, وہ انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. اچھا, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ ایویڈنس بیسڈ بات ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں نا آپ کے بہت سے نیورون اس کے ساتھ افیلیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے پاس اتنے زیادہ ابنڈنٹ نیورونز ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں 10% تقریباً استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کل سے گولف کھیلنا شروع کر دیں تو بہت سارے نیورونز پہلے دن سے ہی گولف کی گیم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور ہر روز ان میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طرح اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اگر آپ سوچتے بھی ہیں, یعنی آپ صرف نیٹ پریکٹس نہیں کرتے, آپ ویژولائزیشن بھی کرتے ہیں کہ آپ کا جو یارکر ہے وہ ہمیشہ اس کا ٹپا صحیح جگہ پڑے گا, یا آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ کا کبھی نو بال نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا زندگی میں کبھی نو بال نہیں ہوا تھا. نو بال سارے بعد میں کیے انہوں نے, لیکن کبھی کرکٹ کھیلتے ہوئے. اور میں کسی وقت حیران ہوتا ہوں کہ کئی بالر, بہت اچھے بالر نو بال کرا دیتے ہیں, جو کہ یہ ایک بہت نائیو سی حرکت ہے کہ کوئی بالر نو بال کرا دے. ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب میچ بہت پھنس جاتا ہے اور بالر چاہتا ہے کہ کوئی سکور نہ ہو تو بالر وائٹ بال پھینک دیتا ہے. یعنی اپنی طرف سے وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹ اور بال کا ملاپ نہ ہو, چاہے وہ بال باہر ہی جا کے کیوں نہ گرے. مطلب یہ ہمیشہ بالرز کو ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ٹپا جو ہے بال کا وہاں پڑے جہاں انہوں نے سوچ رکھا تھا, اور جتنا وہ سوچیں گے ان کے جو ٹریکس ہیں برین جو ٹریکس ہیں وہ میچور ہو جائیں گے. جیسے پہاڑوں سے جب برف پگھلتی ہے تو اس کے ٹریک بنتے ہیں, اور ہر سال جب پانی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ پکے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے خیال ہوتے ہیں جب وہ ہمارے دماغ میں سے گزرتے ہیں تو ان کے ٹریکس بنتے ہیں, راہداریاں بنتی ہیں, کوریڈورز بنتے ہیں, اور وہ پکے بنتے ہیں. اور انہوں نے ہی, دماغ نے ہی تو اشارے دینے ہیں نا کس مثلا نے کیا ایکٹ کرنا ہے. اس میں کوئی جسمانی کوئی صحت, جسمانی طاقت, کوئی اس کا بھی رول ہے کہ کوئی انسان فزیکلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ مینٹلی طور پہ بھی ٹف ہوگا. دیکھیے فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہر گیم میں لازم ہے. حتیٰ کہ جو لوگ شطرنج کے کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہ بھی سوئمنگ کرتے ہیں اور وہ بھی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, وہ بھی طاقت کو اپنے اندر سموتے ہیں, وہ بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں, کیونکہ شطرنج کی گیم میں آپ کو سسٹین کرنا ہوتا ہے سوچوں کے ساتھ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کرکٹ جیسی گیم جس میں آئیڈیاز جو ہیں چل رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کی پرائیویٹ نجی قسم کی سوچیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اپنے دماغ سے, اپنے ایک روشن دماغ سے ان آئیڈیاز کو آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے مسلز تک, اور مسلز کے ساتھ تال میل بنانا ہوتا ہے کہ دماغ آئیڈیا دیتا ہے تو مسل آئیڈیا لیتا ہے, اور مسل پھر اس آئیڈیا کو مل جل کے گیند کے سپرد کرتے ہیں جیسا کہ دماغ نے چاہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ گیند کے بیہیویئر کو دیکھیں کہ وہ کتنا لائل ہوتا ہے بالر کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کو, یعنی کھیلنے والے بتاتے ہیں ہمیں کہ جب کوئی بالر بال پھینکتا ہے اور بیٹ اس کو ہٹ کرتا ہے
تو اس کو بیٹ کا جو تفا لگتا ہے اس سے بال کو پھر اس کی مرضی پہ چلنا چاہیے نا، وہ نہیں، وہ بیٹسمین کی مرضی پہ نہیں چلتا، وہ بیٹ کی مرضی سے نہیں چلتا، وہ بالر کی مرضی پہ چلتا ہے اور کسی کھلاڑی کے پاس کیچ آ جاتا ہے، ایگزیکیوٹ ٹھیک ہوا ہو، پرووائڈیڈ کہ وہ ایگزیکیوٹ ٹھیک ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ آئیڈیا کتنی کلیئرٹی کے ساتھ پیدا ہوا، بالکل، اور وہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ ٹرانسفر ہوا بال میں، اور پھر وہ اس نے بال نے اس کو سسٹین کیا۔ نہیں، یقین تو آتا ہے جب آپ ریاضت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کا رٹا لگاتے ہیں، دیکھیں جب آپ بار بار اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ بال ایسے پھینکا جائے گا تو پھر وہ اس کی موومنٹ کیسی ہوگی۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک پاکستان کے بالر تھے سرفراز نواز، وہ اس معاملے میں جینیس تھے، اور انہوں نے یہ اسکل جو ہے پھر عمران خان کو سکھائی، اور پھر عمران خان نے یہ اسکل وسیم اکرم کو اور وقار یونس کو سکھائی، اور عمران خان بھی کرکٹنگ جینیس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان نہ ہوتے تو عبد القادر پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جگہ ہی نہ پاتے، منصور اختر بھی نہ جگہ بناتا، ہاں منصور اختر بھی جگہ نہ بناتے۔ تو ان کے اندر کرکٹ کے ٹیلنٹ کو پہچاننے کی بڑی صلاحیت تھی، ہاں، لیکن باقی صلاحیتیں جو ہیں مردوں کو پہچاننے کی اور خصوصاً خواتین کو پہچاننے کی، لیکن سر یہ جو سٹارز ہوتے ہیں اسپیشلی اسپورٹس کے جو سٹار ہوتے ہیں، یہ ایک اچھے حکمران کیوں نہیں ثابت؟ دنیا میں یہ مثال ہے۔ دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے کہ 11 کی ٹیم کو چلانا، اور وہ جو سارے لائک مائنڈیڈ ہیں، اور ان کو ڈکٹیٹ کرنا سر، 11 کی ٹیم، اور 11 کی ٹیم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان 11 میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے، اور وہ ایک بالکل بے دام غلام کی طرح کپتان کے اشارے پہ چلنا چاہتا ہے کہ کپتان کی گڈ بکس میں رہے۔ لیکن کسی ملک کا سربراہ ہونے میں آج کے زمانے میں، ڈیموکریسی کے زمانے میں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لاکھوں لوگوں کے بادشاہ ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا صدر ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے وہ ہزاروں فیصلے جو ملک میں ہو رہے ہیں ان کو امیجن کرنا ہوگا۔ دیکھیے ایک بزنس مین جو ہوتا ہے، جیسے سی ای او ہوتا ہے، تو وہ ایک مہینے میں ہزاروں فیصلے کرتا ہے، اور ہر فیصلے کا یا تو نفع ہوتا ہے یا ہر فیصلے کا ایک چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، اور نیٹ رزلٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ بنا کے دیتا ہے کہ آپ کہ کن فیصلوں کا کتنا فائدہ ہوا اور کن فیصلوں کا کتنا نقصان ہوا۔ زیادہ تر دنیا میں جو سی ای اوز ہوتے ہیں وہ ان کو بس نکال کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نیٹ فائدہ کیا ہے، لیکن آج کل امریکہ میں یہ رسم چلی ہے کہ سی ای او کو ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ دس از یور اچیومنٹ، یہ آپ نے جو فیصلے کیے ان کا جو نیٹ رزلٹ نکلا ہے تو یہ فائدے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ نے اقدامات کیے اور یہ جو آپ نے فیصلے کیے اس کا اتنا نیٹ نقصان ہوا ہے۔ اگرچہ فائدہ اکثر زیادہ اور نقصان اکثر کم ہوتا ہے تو نیٹ رزلٹ آپ کے حق میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ ادھر بھی توجہ دیں، اگر آپ 100 فیصلے کر رہے ہیں جس سے پروفٹ آ رہا ہے اور 10 فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے نقصان آ رہا ہے، تو آپ ان 10 فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ تو ملکوں کی حکمرانی بھی اب ویسے ہی ہے جیسے کارپوریٹ سیکٹر میں سی ای او کام کرتا ہے، کیونکہ ملکوں میں جو معیشت ہے وہ بڑی اہم ہوتی جا رہی ہے، اور ملکوں کی معیشت کو صحیح نہج پہ رکھنا حکمرانوں کی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ تو ایسے میں پھر جو پرانے زمانے کے جو لیڈر تھے جو کہ نفع نقصان کو نہیں سمجھتے تھے جیسے بادشاہ لوگ، تو آج کا جو سربراہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو کہلانا چاہے گا، کیونکہ اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، وہ کرو ہوتا ہے، اور اس کے کیے کرائے کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے اس کو گنتی سٹارڈم کی سے شکل۔ نکلنا پڑتا ہے۔ دیکھیے جو کھلاڑی جو ہے حکمران بنتا ہے وہ سٹارڈم کی دنیا سے جی ایک ایسی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں تنقید ہے، جی
اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے آج کی دنیا کا وہ ایک اگر سی ای او ہو تو وہ سٹارڈم کی دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کچھ عرصے سے ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی راہ دیکھ رہا تھا اور وربلائز کر رہا تھا کہ خواتین و حضرات ابھی تھوڑی دیر میں ایک عظیم لیڈر ہمیں ملنے آ رہے ہیں. تو مطلب کئی لوگ تو سوچتے ہیں کہ دال میں کہیں کچھ کالا تو نہیں, دال ہی کالی ہے. نہیں, دال تو کالی پہلے تھی, لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لکس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, کہ مطلب آپ ذرا سوچیں کہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور کہاں وہ رتب اللسان ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے لیے. اس کو کوئی کام ہونا ہے سر, اپنا کوئی اس نے مقاصد پورے کرنے ہیں, اس لیے سریا چاہیے انہوں نے, مطلب کی کام ہونا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, امریکہ کے صدر نو کی کام ہونا ہے. سر دیکھیں نا بات یہ کہ کئی کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے اس سے کوئی کام لینا ہوگا. ویسے یہ تو فارم, یہ تو بڑے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے کو کوئی کام لینا ہے. بھئی اللہ نو کیڑا کام ہے تھوڑے نال. سر یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, میرا مطلب ہے ان کی کیا ہے سر یہ جذبہ مقصد ویسے گل تسی بتا رہے ہو نا, آپ کے مطلب کی بات کی ہے. ہاں لیکن میں تو شو بھی دیکھنا ہے سر. یہ جذبہ جو ہوتا ہے یا جو مقصد ہوتا ہے یا جو رسک لینا ہوتا ہے, یہ فیکٹرز کیا میٹر کرتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا رسک لیتا ہے. جیسے ہم میچز میں دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ میچ پہ بنگلہ دیش کے خلاف ہمارے کپتان نے کیا کہ شاہین افریدی کو اوپر بھیج دیا, اوپر کے آرڈر پہ, حالانکہ وہ آل راؤنڈر ہیں, بیسیکلی تو بالر ہیں لیکن نیچے آتے ہیں. یہ جو رسک لینا ہے کہ لائن اپ کو چینج کر دینا, بالر چینج کر دینا, یہ باقی چیزیں, ساتھ جذبے کا ہونا, مقصد کا ہونا, کیا یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں؟ بالکل فائدہ پہنچاتی ہے, لیکن رسک جو ہوتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں جو کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, تکے بازی کر رہے ہیں, تو وہ رسک نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو کپتان ہے اس نے آپ کے خلاف یہ حکمت عملی بنا رکھی ہے, تو آپ سڈنلی ایک نئی موو کرتے ہیں. جیسے پہلے آپ دیکھا کرتے تھے کہ جو ٹیسٹ میچ ہوتا تھا جس میں شام کے 4 بجے کوئی ٹیم کھیلنے آتی تھی اور 4:25 پہ ان کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا تھا, تو وہ پھر 10ویں کھلاڑی کو بھیج دیتے تھے جسے نائٹ واچ مین کہا جاتا تھا, کیونکہ اس پہ پریشر کوئی نہیں ہوتا تھا, انہوں پوچھ کوئی نہیں سکتا. تو وہ 1 ڈاؤن والے کو یا 2 ڈاؤن والے کو سیو کرنے کے لیے کچھ مطلب وہ اس کے اوپر پریشر ہی نہیں ہوگا, تو وہ گیند کو ٹچ ہی کرے گا, اس نے کون سا سکور کرنا ہے. اور اکثر وہ نائٹ واچ مین اسے کہا جاتا تھا, جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکمت عملی بدل کے آپ, اچھا اگر وہ آؤٹ بھی ہو جاتا تھا تو بہادری نہیں سمجھی جاتی تھی اور اتنی دیر میں گیم ختم ہو جاتی تھی. اسی طرح کا کانسیپٹ پنچ ہیٹر کا بھی آیا تھا نا, کہ آپ اس طرح جس طرح اس نے سلمان نے بتایا کہ اس کو بھیج دیا, افریدی کو بھیج دیا, شاہین افریدی کو, تو اس طرح نا ایک بالر ہے جو اسپن بالر خاص طور پر جب اپنا جادو جگا رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کا سٹار بیٹسمین ان کے ہاتھوں آؤٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ایک پنچ ہٹر کو بھیجتے ہیں, کہتے ہیں جی ایسی تیسی کر دے. اچھا اب دباؤ کوئی نہیں, وہ ایک کھلاڑی ہے جو فاسٹ بالر ٹائپ کھلاڑی ہے اور اس کے مسلز میں طاقت بڑی ہے اور وہ بلا گھما دیتا ہے اور گیند جو ہے باؤنڈری کے بعد جا کے گرتا ہے 6 کے لیے. تو وہ جو اسپن بالر تھا نا وہ اس کو تو پھر نانی یاد آ جائے گی, تو وہ کہے گا جی میں ان کی ساری حکمت عملی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. مطلب سارے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں بونتر جاتے ہیں, تو وہ بندہ جو ہے جس کو اسپن بالر کو 2 چھکے پڑ جائے نا تو وہ کہتا ہے یار میرا کچھ کر لو. مطلب اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھنا. تو یہ جو پینتڑے بدلنا ہے یہ زندگی میں بھی کام آتا ہے, کہ دوسرا بندہ جو ہے جب توقع رکھ رہا ہے کہ آپ رد عمل دیں گے, آپ ریئیکٹ کریں گے, تو آپ نہ دیں, آپ رسپونڈ کر دیں. آپ دوسرے بندے کے ساتھ ایسی بات کریں جو کہ سڈنلی ساری گیم کو بدل کے رکھ دے. اور ایسا زندگی میں بارہا ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو اس کی توقع کے خلاف سرپرائز دے دیتے ہیں. یعنی جب وہ جی بالکل, اگر بریک لے لیں جی ضرور. میں جو ملاتا ہوں نا ڈاکٹر ماد, یہ آپ نے نمبر نوٹ کرتے جانے, میں جس طرح سے
वक्फा मिलाता हूँ, नहीं, नहीं, ये एक आप- आर्ट बड़ी सलाहियत है आप में। वक्फा लेंगे वक्फे को- ये जो नेट प्रैक्टिस या जो जी। घर में प्रैक्टिस है ना, हाँ, ये उसकी वक्फे वजह की, से है सर, वक्फे कि की। आप जब चाहते हैं पैंतरा बदल के घुटनों के बल झुक के, तो वो एक दफ़ा क्या हुआ, इनकी आपस में ना मियाँ बीवी की थोड़ी नाराज़गी हो गई, अच्छा, तो थोड़ी देर में ही बीवी जो है घुटनों के बल झुक के गई, क्योंकि ये चारपाई के नीचे जो घुसे हुए थे, तो घुटनों के बल जाके तो उसने बाहर इसने निकाला। मजबूर कर दिया। मैं ले लूँ ब्रेक। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अच्छा मेरे नाम आया तो मैंने नहीं पता, तो हम वापस आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कल के मैच के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, उसमें नफ्सियात का क्या रोल है उसके हवाले से सर एक सवाल जहन में आता है कि क्या मज़ाक या हंसना, ये जो डग आउट होता है, ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ का माहौल, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं ये मेंटल टफनेस में, कि कोई इंसान जो है वो कितना खुश है या कितना हंसता मुस्कुराता है? देखिए, मज़ाक का जो किरदार है स्ट्रेस के लिए एंटीडोट पे काम करता है। यानी जब स्ट्रेस होती है बाज़-औक़ात और सडनली कोई बंदा ऐसी बात कर देता है जिससे सब हंस पड़ते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है। ये मुश्किल सिचुएशंस में लीडर्स का एक तरीक़ाकार भी होता है कि वो स्ट्रेस लेवल को देखता रहे, और जब वो देखे कि स्ट्रेस एक वेंट हद आउट से का बढ़ी है तरीका तो उसको ढूंढे। वेंट आउट करना, उसको रास्ता देना। जैसे प्रेशर कुकर होता है, जी, तो उसके अंदर से वो एक सीटी सी बज रही होती है और वो कुछ प्रेशर रिलीज़ करना मकसद होता है। कुछ प्रेशर तो रिलीज़ करना मकसद होता है, तो कुछ प्रेशर मेंटेन करना मकसद होता है। तो ऐसे जो बड़ी गेम्स होती हैं उनमें भी कुछ प्रेशर तो मेंटेन करना होता है कि अगर वो नहीं होगा तो आप पूरा परफॉर्म नहीं करेंगे, और कुछ प्रेशर रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है कि अगर वो ना बाहर निकला तो फिर वो घुटन पैदा हो जाएगी और परफॉर्मेंस उभर के सामने नहीं आएगी। और ये जो सारी ये जो गेम्स होती हैं, जैसे जो ओलंपिक मैच होते हैं या वर्ल्ड कप होता है, या आप फुटबॉल की गेमों में देखें किस तरह इलेक्ट्रिक माहौल होता है, किस तरह खिलाड़ी जो हैं वो तन मन धन की बाजी लगा देते हैं, और ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसे कहा जाता है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कम होती जाती है, क्योंकि उनके अंदर कोई सेल्फ इमेज के प्रॉब्लम हैं। आप देखिए कि वो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, उनका रेवेन्यू टोटल आबादी के लिहाज से चूँकि बहुत बड़ा रेवेन्यू है, लेकिन वो मुतमिन नहीं है। उनके अंदर बेइत्मीनानी और बेचैनी बहुत ज़्यादा चलती रहती है, जिसकी वजह से वो गेम जीत गए लेकिन दुनिया की नज़रों में सुरखरू ना हो सके। यानी उन्होंने गेम तो जीत ली, लेकिन अपने बदअखलाकी से जो वो गुड बुक्स में आ सकते थे दुनिया की, वो नहीं आए। देखिए, आज के ज़माने में हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, आप फोकस के ऊपर हो, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। पुराने ज़माने थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप देखें, ये जो वाक़या हुआ था इंडिया में, सो कॉल्ड दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ था, उसके विदिन 5 मिनट्स उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया।
जिसको दुनिया ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, क्योंकि अब हर दुनिया के मुल्क को अच्छी तरह पता है कि कोई वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप की एक्सेस नहीं है। हाइपोथेटिकल नहीं आप कर सकते। अब ढकी छुपी वाली बात कोई नहीं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हर चीज़ के पाए जाते हैं। अब तो वो हम कहते हैं इतना बुरा ज़माना आ गया है कि अब तो ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि सुधरना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी करके बच नहीं सकते। अगले दिन तो सीसीटीवी वीडियो आई होती सही है। बात का पता लगाना आज बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको आप फेक नहीं कर सकते। आप देखिए, इवन आपका ये जो व्हाट्सएप है, तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, आप अदालत मानती है उसको, क्योंकि आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप जाली नहीं बना सकते। अपना और किसी का व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का जो रिकॉर्ड है आप जाली नहीं बना सकते, आप उसे एक फिल्म की शक्ल लेकिन में भी दे एआई सकते की सूरत में हम वीडियोस वगैरह तो बना रहे हैं, लेकिन वो तो चेक करने से पता चल जाता है ना। देखिए, असल में अभी आपको बहुत सारी एआई जनरेटेड वीडियोस मिलती हैं कि एक बस जा रही है और उस बस के आगे एकदम एक हाथी आ जाता है जो बस को ज़बरदस्ती रोक देता है, और उसके बाद वो मुड़ के देखता है तो सारे बस वाले हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि आगे एक पुल गिर गया था। इस तरह की बहुत सारी नॉनसेंस वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो यानी जो पॉजिटिव रोल है एआई का, लोग सर हम उसकी इससे तरफ मुतासर नहीं होते? जिस तरह मेरा ख्याल है कि जो हमारा सोशल मीडिया में ये रोल प्ले हो रहा है इस तरह का एक ख़ास चीज़ पे, वो उस इफ़ेक्ट करता है आपको? देखिए, वक्ती तौर पर तो असर होता है चीज़ों का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसान की दुनिया जिसमें वो जो कुछ भी करता है वो सेल्फ करेक्शन की तरफ चल रहा होता है। जो हैवान की दुनिया है वो जो कुछ भी करता है उसमें करेक्शन का कोई पहलू नहीं है। आप देख लें, दुनिया के तमाम जो दूसरे जानवर हैं उनके अंदर आप कोई बेहतरी नहीं देखते। जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले गधा घोड़ा करते थे वही आज करते हैं, और वो सब सर्विएंट टू ह्यूमन बीइंग तो हैं, पर ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। जबकि इंसान जो है वो अब बहुत तेज़ी के साथ दुनिया को रोशन बना रहा है, क्योंकि उसका दिमाग रोशन है। ये अल्लाह ताला का फजल है, मेहरबानी है कि उसमें एक डिवाइन कनेक्शन है। यानी इंसान जो है वो अपने अंदर अगर गौर करे तो जैसे ख़यालात की किरणें फूटती हैं और उनको वो तज्जिया करता है, तो उसको कभी कभी हैरत होती है कि ये ख़याल कहाँ से आया, और ये ख्याल जहाँ से आता है ये वही डिवाइन कनेक्शन है जिसको हम अगर महसूस करें तो हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा एक डिवाइन कनेक्शन भी है, और हमें अगर पता है कि हमारा दूसरे इंसानों से भी तालमेल है, और अगर हमें पता है कि हमारा अपने साथ भी तालमेल है, तो हम ज़िंदगी में एक अच्छा सफ़र कर सकते हैं, वरना सफ़र तो हम करते ही रहते हैं। इसी तरह क्रिकेट की दुनिया है, ये दुनिया के तमाम खेलों में से एक सरताज खेल है जिसमें थिंकिंग, पॉलिसी मेकिंग, नज़रियाती कशमकश ये बहुत ज़्यादा है, और इसमें अखलाकियात भी बहुत ज़्यादा। आप देखें कि इंग्लैंड में एक मुहावरा बोला जाता है कि कहीं भी कोई बंदा गलत काम कर रहा हो तो कहते हैं दिस इज़ नॉट क्रिकेट। तो वो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक है ना, कि क्रिकेट में आप देखिए कि कई दफ़ा हमारे एक खिलाड़ी माजिद खान होते थे, इमरान खान ने भी ऐसा किया कि कोई खिलाड़ी मुतमिन नहीं हुआ आउट होने के बाद, आ जाओ फिर आ जाओ, तो फिर दोबारा बुला लिया। 3 दफ़ा बुलाया, किसी को बुलाया, आउट किया, मुतमिन नहीं हुआ, दोबारा बुलाया, आउट किया, फिर को 2-3 दफ़ा के बाद वो जब मुतमिन हुए तो फिर चले गए खुद ही। ये कब हुआ है? ये कब हुआ है? आपकी पैदाइश से पहले? बात 2-1 दफ़ा बुलाया, वो एक वीडियो मैंने देखी। चलो मान लेंगे ऐसे। ठीक है, आउट हुआ, एम्पायर ने आउट दिया, बल्लेबाज नहीं माना, हाँ, तो वो उसको वापस बुला लिया, लेकिन फिर दोबारा 3 दफ़ा कैसे हुआ? 2 दफ़ा बुलाया। अच्छा, 4 दफ़ा तो नहीं ना बुलाया, इस्लाम से तो 4 दफ़ा बुलाया। 4 ज़्यादा हो जाएंगे अच्छा। इंसान होते हैं। सर ये बताइएगा कि जो डाइट है उसका कोई रोल होता है मेंटल टफनेस में?
डेफिनेटली ये हम सब की बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में बहुत होता है, ज़्यादा। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनके लिए वो तो तो बहुत ही मिस्टेक ज़रूरी नहीं है। कर सकते। ये जो अगर आप सुबह मैच है आपका और रात को आप मटन कढ़ाई और रोगनी नान खा रहे हैं तो फिर आप सुबह मैच अच्छा नहीं खेल सकेंगे। ये बहुत अहम है कि आमतौर पर भी और ख़ुसूसन जब आपके मैच हो रहे हों तो आप इंटरमिटेंट ईटिंग के ऊपर तवज्जो रखें। उसमें बेमौका कुछ ना कुछ खाते रहना, कभी बर्गर, क्योंकि ये 5 स्टार होटल्स में इनका क़याम होता है और मेहमान नवाजियाँ बहुत होती हैं। लोग इनवाइट कर रहे होते हैं टीम को और वहाँ सब खा पी रहे होते हैं, तो बेहतियाती होना काफ़ी इम्कान है इस बात का। लेकिन चूँकि आपने सुबह मैच खेलना है तो कम से कम जिस सुबह आपने मैच खेलना है उससे नाइट बिफोर आपको बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। आप 8-9 बजे तक अपने बेडरूम में पहुंच जाएं। बेशक आपको नींद ना भी आए, बेशक आप रिलैक्स करें, बेशक आप सोच विचार करें, कोई हिकमत अमली बनाएं। इस दौरान आप मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की वीडियोस देख लें कि वो कहाँ गलती करता है, क्योंकि इंसान रेपिटेटिवली गलती करता है। यानी बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो तो अब उसकी भी वीडियोस आपको मार्केट में मिल जाती हैं कि वो कहाँ गलती करता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा स्कोर करते करते यकदम आउट होने लगता है, तो वो बाज़ औक़ात उसकी कोई गलती पकड़ी जाती है। इसी तरह कोई बॉलर होता है जो कि टेरर बन के आता है इब्तिदा में और कुछ अर्से के बाद लोग उसको चौके छक्के लगा रहे होते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग काम है। इसमें कोई भी खिलाड़ी चाहे वो कितने भी अरूज पे हो वो स्टेटिक नहीं हो सकता। उसको इनोवेशन में जाना होगा, उसको बेहतर सोचों के साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होगा, वरना उसका वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ, ब्लैकबेरी का हुआ। ठीक है। बहुत सारे दुनिया में जी। ऐसे Obsolete ब्रांड्स हो गए। होते हैं जो मुतमईन हो जाते हैं और उनका इत्मीनान ही उनका दुश्मन बन जाता है। नाकामी के खौफ का क्या किया जाए? नाकामी का जो खौफ है, कहीं ये ना हो जाए अगर हार गए तो लोग ये कहेंगे। ये तो एक तरह से OCD है ना। यानी जब आप फ़र्ज़ करें शाम को अपने फ़्लाइट लेनी है और फ़्लाइट से पहले आपके ज़हन में ख़्याल आ रहा है कि आज तो जहाज़ ज़रूर गिरेगा क्योंकि आप जहाज़ में बैठ रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों के ज़हन में भी होता है कि आज मैच होना है तो हम हार जाएंगे। तो इसको चैलेंज करने की ज़रूरत होती है कि प्रूव इट, क्यों हार जाएंगे, और उसको अपने माइंड को सुधारते रहना हमारी ड्यूटी है। हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जो बच्चा है, जो ऊट पटांग बातें भी करता है, जो सही बातें भी करता है, जो गलत बातें भी करता है। उसके पास रिकॉर्ड है जो दुरुस्त बातों का भी है और ख़राब बातों का भी है। लेकिन हम अपने मास्टरमाइंड की मदद से उसको रहनुमाई दे सकते सर, ये हैं। बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? जो कहते हैं हम वाज़े देखते मैं हैं। मैच देखता हूँ तो मैं जो सबसे हाँ ज़्यादा जी, चीज़ exactly। पे गौर करता कि हूँ body तो मैं में। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पे गौर करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि कई खिलाड़ी जब मायूस हो जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि अक्सर वो ये सर के पीछे ऐसे हाथ रखते हैं। जब कोई टीम मैच हारने के करीब होती है तो ज़रा आप उसके खिलाड़ियों को देखें तो वो अपने सर के पीछे ऐसे हाथ रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मायूस हो चुके हैं और वो हार को मान चुके हैं। लेवल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कम नज़र आता है। When हाँ, they think बहुत that कि यानी बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो खुल के बता रही होती है। यानी अगर इज ए गुड प्रेडिक्टर। हाँ, यानी अगर फास्ट बॉलर आके तो बॉल कराता है तो जो खिलाड़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है सामने बैट्समैन, तो वो बॉडी लैंग्वेज से ही स्ट्रगल करते हुए नज़र आता है ना। कभी वो कमर पे बॉल खाता है, कभी वो पसलियों में बॉल खाता है, कभी वो ऐसे करता है, तो आपको पता होता है कि भाईजान जाने वाले जी। तो उसमें जो मेंटल टफनेस है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काबू पाना, अपनी ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो सांस से है। अगर अपने सांस को आप दुरुस्त रखें तो आपको बहुत सारी ज़हनी कैफियत में मदद मिल सकती है। बंदा बंदे का दारू होता है। तो ये जो टीम में 11 लोग हैं, ये जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा इसमें कोई ग्रुपिंग टाइप हुई हुई है, तो वहाँ पे हार जाते हैं। जहाँ पे लगता है कि एक टीम बन के खेल रहे हैं,
वहाँ पे जीतने की, ये इस चीज़ का कोई होता है कि 11 के 11 में इत्तेफाक कितना है? देखिए, दुनिया की हर टीम को ये प्रॉब्लम है, जो बरसरे इक़्तिदार जमातें भी होती हैं तो उनमें भी एक ग्रुप अलग से किचन कैबिनेट वाला होता है और दूसरे लोग उनके सारे मुखालिफ होते हैं। इसी तरह 11 की टीम में भी ये इम्कान है कि 4 खिलाड़ी उधर और 5 उधर और 2 न्यूट्रल। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काबू पाना ज़रूरी है। और वो जो आप कहते हैं ना बंदा बंदे का दारू होता है, सबसे ज़्यादा हमारी टीम को दारू से ही परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो अजनबी होटलों में क़याम होता है तो टेम्पटेशन होती है। जो तालिब इल्म हॉस्टलों में रहते हैं और पढ़ते हैं दूसरे शहरों में जाके, उनका ज़्यादा 20-25% तो सारे ही बिगड़ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप हवाई सफ़र करते हैं बतौर CEO के और किसी 5 स्टार होटल में चेक इन करते हैं, वहाँ वेलकम ड्रिंक फ्री होता है, या जहाज़ में कोई एयर होस्टेस घुटनों के बल ज़मीन पे झुक के आपको ड्रिंक ऑफ़र करती है, तो फिर कौन काफिर है जो इनकार करता है? सर अगर कल के मैच में आएँ तो वो जो हम तब से कह रहे हैं कि लास्ट में हम कुछ बात करेंगे, आपके ख्याल से कल क्या होने वाला है और कौन सा कोई ऐसा प्लेयर आपको लगता है कि जिसके ऊपर आपकी नज़रें होंगी? देखिए, एक प्लेयर नहीं होता, ये एक टीम होती है। और पाकिस्तान की जो टीम है वो गियर्ड अप है फॉर विन। मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो टीम है उनसे कुछ सियासी गलतियां हुई हैं, कुछ इखलाकी गलतियां हुई हैं, इससे डीमोरलाइजेशन पैदा होती है टीम में। लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत भी अभी तक जितने मैच हुए हैं एशिया कप में, उसमें से 2 इंडिया ने जीते तो 1 पाकिस्तान ने जीता, ये तनासब था। 12 उन्होंने जीते, 6 हमने जीते, तो अभी 2 मैच हम हार गए हैं, तो ये मैच तो जीतना बनता है ना हमारा। हाँ, और हमारे जो प्लेयर्स का है ये सारा के सारा जो तवानाई का मामला ये बहुत ऊंचा है। इस वक्त जो साइकेट्रिस्ट हमारे प्लेयर्स की मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं, उन्हें रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर राहिल करीम। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि खिलाड़ी जो हैं हमारे बिल्कुल फ्री माइंड हो के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कल मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। इसी पे हम प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से ख़त्म ही यहाँ पे होना चाहिए कि जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान की। इंशाल्लाह।